गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम करेंगे नेक्स्ट टॉपिक। अभी तक हमने किया था सिर्फ क्या सेकंड चैप्टर में कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या होती है, उसके कोज देखे थे। फिर हमने देखा था कि सेंट्रल की जो क्या है इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या क्या है। आज हम देखेंगे एक्सटेंडेड वर्जन ऑफ सेंट्रल प्रॉब्लम्स जो क्या थे। प्रोफेसर सैमुअलसन थे। लेज एम्फेसिस ऑन ओनली 3 प्रॉब्लम। उन्होंने सिर्फ कहा था कि जो इकोनॉमी है, जो सेंट्रल प्रॉब्लम है वो 3 ही है। सेंट्रल की जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है सिर्फ 3 है। बट इकोनॉमिक्स लाइक स्टीगलर थे जो एंड लेफ्ट विच हैव प्रेजेंटेड एक्सटेंडेड वर्जन ऑफ द सेंट्रल प्रॉब्लम्स। उन्होंने कहा कि ये जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, जो सेंट्रल प्रॉब्लम है वो 3 नहीं है बल्कि वो और भी हैं। दी ले स्ट्रेस ऑन द फॉलोइंग टू अदर प्रॉब्लम। उन्होंने 2 और भी प्रॉब्लम बताई है। कौन कौन सी है? हाउ टू अचीव फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। उन्होंने कहा कि इकोनॉमी की जो सेंट्रल की प्रॉब्लम है, एक ये भी प्रॉब्लम है कि जो रिसोर्सेज हैं हमारे पास, उनका हम फुलर यूटिलाइजेशन कैसे करें, उनका अच्छे से उपयोग, पूर्ण तरीके से उपयोग किस प्रकार हमने करना है। द अदर मेन प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी इज़ टू अचीव फुलर यूटिलाइजेशन। अच्छे से पूरा यूटिलाइजेशन करना ऑफ ऑल रिसोर्सेज ऑफ और टू प्रोवाइड फुल एम्प्लॉयमेंट, जिससे क्या है रिसोर्सेज का फुल यूज़ करना है और हमें लोगों को पूर्ण रोजगार की स्थिति में रखना है। फुल एम्प्लॉयमेंट होता है जिसमें काम करने वाले जितने भी लोग इच्छुक हैं उन सभी को क्या है, काम मिलना चाहिए। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लाइक लैंड, लेबर, कैपिटल एटसेट्रा आर नॉट फुली यूटिलाइज इन ऑलमोस्ट ऑल इकोनॉमीज। यानी कि कई अर्थव्यवस्था में क्या है, इनका फुल यूटिलाइजेशन नहीं होता है। फैक्ट्रीज रिमेन क्लोज्ड, और जो फैक्ट्री है वो क्या रहती हैं, बंद रहती हैं। लेबर्स रिमेन अनएम्प्लॉयड, जो लेबर है वो क्या रहते हैं, अनएम्प्लॉयड, यानी लोग क्या रहते हैं, बेरोजगार रहते हैं। लैंड इज़ नॉट फुली यूटिलाइज, और जो लैंड है उसका भी पूर्ण यूज़ नहीं हो पाता है। बट रिसोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन आर लिमिटेड, जो हमारे क्या है रिसोर्सेज हैं प्रोडक्शन के वो क्या है, लिमिटेड है इन एवरी इकोनॉमी, हर इकोनॉमी में। नॉट टू मेक फुल यूज ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज और टू मेक लेस यूज ऑफ द सेम और इज लॉस इज टू द इकोनॉमी। हमारे पास देखो, एक तो पहले ही रिसोर्सेज लिमिटेड है और ऊपर से हम उनका फुल यूटिलाइजेशन नहीं करेंगे तो इकोनॉमी को क्या होगा, लॉस होगा। इट बिकम द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ईच इकोनॉमी, मतलब हर अर्थव्यवस्था की रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू एंश्योर दैट ऑल रिसोर्सेज आर फुली सेटिस्फाइड यूटिलाइज। जितने भी हमारे रिसोर्सेज हैं उनका फुल यूटिलाइज करना है, यूटिलाइजेशन करना है। नो रिसोर्सेज शुड रिमेन अनयूटिलाइज और नॉट अंडर यूटिलाइज, ना ही तो हमने उनको यूटिलाइज किए बिना रखना है और उनका कम भी यूज़ नहीं करना है। ईच इकोनॉमी स्ट्राइव्स टू रिमूव involuntary or any other kind of unemployment. An economy has also to keep in mind that in a situation of full employment, price stability should remain intact. तो हर इकोनॉमी को क्या है, ये माइंड में रखना है कि जो हमारे पास रिसोर्सेज है उनका फुल यूटिलाइजेशन करना है, जिससे क्या है फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन रखनी है, जिससे प्राइस स्टेबिलिटी रहेगा, यानी कि प्राइस क्या रहेगा, स्थिर रहेगा और क्या रहेगा, इंटैक्ट। जो प्राइस सिचुएशन की स्टेबिलिटी की सिचुएशन है वो क्या रहेगी, इंटैक्ट रहेगी। नेक्स्ट है हाउ टू अचीव ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज। जो हमारे रिसोर्सेज हैं उनकी हम ग्रोथ को कैसे अचीव करें। जो हमने उन रिसोर्सेज को आज ही यूज़ नहीं करना फुल यूटिलाइजेशन, बल्कि हमें फ्यूचर में भी उन रिसोर्सेज को बनाए रखना है, उनकी ग्रोथ बनाए रखनी है। किस प्रकार उन रिसोर्सेज को हम और ग्रो करें, उनमें ग्रोथ कर सकें। अनदर मेन प्रॉब्लम ऑफ एवरी इकोनॉमी इज़ टू इंक्रीज द लेवल ऑफ प्रोडक्शन। हर जो इकोनॉमी है उसमें क्या है, लेवल ऑफ प्रोडक्शन का इंक्रीज करना होता है। दिस प्रॉब्लम इज ऑल्सो कॉल्ड द प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। इसी प्रॉब्लम को क्या क्या कहते हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ। बाय इकोनॉमिक ग्रोथ इज मेड कंसिस्टेंट राइज इन पर कैपिटा रियल इनकम। तो इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब होता है कि जो पर कैपिटा रियल इनकम को क्या करना है, इंक्रीज करना है। रियल इनकम और मॉनेटरी इनकम ये आपको आगे बताया जाएगा क्या होता है। अभी आप सिर्फ ये ध्यान रखना है कि जो पर कैपिटा इनकम है, पर कैपिटा मतलब प्रति व्यक्ति आय, जो हर इंडिविजुअल की जो इनकम है वो हमने क्या करनी है, इंक्रीज करते जाना है। ईच इकोनॉमी फेस द प्रॉब्लम ऑफ हाउ टू इंक्रीज द प्रोडक्शन कैपेसिटी। कैसे प्रोडक्शन कैपेसिटी को इंक्रीज करें, सो टोटल प्रोडक्शन कुड बी इंक्रीज, जिससे टोटल प्रोडक्शन क्या हो, इंक्रीज हो। एन इकोनॉमी कैन अचीव द ऑब्जेक्टिव ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ थ्रू टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट और थ्रू द प्रोडक्शन ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स।
तो किस प्रकार हम टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट को यूज़ करें और नए नए जो प्रोडक्ट्स हैं उनको हम प्रोडक्शन करें। इट नीड्स कैपिटल फॉर्मेशन दैट डिपेंड अपॉन सेविंग, सेविंग पे भी डिपेंड करती है। प्रेजेंट कंजम्पशन इज सेक्रीफाइस्ड इन ऑर्डर टू हैव मोर सेविंग्स एंड हैंस कैपिटल फॉर्मेशन। Thus, sacrifice of the present consumption for the sake of future development, the price of economic growth, the objective of social justice। तो जिससे क्या है कि सोशल जस्टिस का उद्देश्य पूरा होगा, सोशल इक्वालिटी आएगी, समाज में क्या आएगी, समानता आएगी, सामाजिक रूप से शुड ऑल्सो बी अचीव थ्रू इकोनॉमिक ग्रोथ। और ये हम किस प्रकार अचीव कर सकते हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ की हेल्प से ही हम इसको अचीव कर सकते हैं। तो अभी तक हमने देखा है कि पहले ये देखा था कि सेंट्रल प्रॉब्लम्स है वो कितनी है, वो सैमुअल्सन ने बताई थी, प्रोफेसर सैमुअल्सन थे, उन्होंने कहा था कि 3 होती हैं, लेकिन उसके बाद जो स्टिगलर है और लेफ्टविच है उन्होंने 2 और बताई है सेंट्रल प्रॉब्लम्स, उन्होंने एक्सटेंडेड वर्जन बताया था, तो वो 2 और हैं। तो अभी तक हमने क्या किया है कि 2 और सेंट्रल प्रॉब्लम्स हैं उनको हमने देखा है। अब हम करेंगे नेक्स्ट टॉपिक, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व एंड द सेंट्रल प्रॉब्लम्स। जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है वो क्या है, सबसे पहले तो हम ये देखेंगे व्हाट इज प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमिक सिस्टम आर एक्सप्लेन्ड विद द हेल्प ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। जो सेंट्रल प्रॉब्लम है वो इकोनॉमी की, ये एक्सप्लेन करती है कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व से। लेट्स us understand the concept of production possibility curve before it is used in explaining the central problems। इट इज़ ए कर्व शोविंग, एक कर्व है जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है। इट इज़ ए कर्व, ये शोव करता है, शोविंग अल्टरनेटिव प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी, जो अल्टरनेटिव प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी बताता है कि वैकल्पिक पॉसिबिलिटी बताता है कि क्या क्या हम गुड्स का प्रोडक्शन कर सकते हैं। ऑफ 2 गुड्स विद द गिवन रिसोर्सेज एंड टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन। हम एज्यूम करके चलते हैं कि हमें सिर्फ 2 गुड्स ही हम बना सकते हैं, 2 गुड्स हैं हमारे पास बनाने के लिए, ज़्यादा नहीं है। वैसे तो बहुत सारी गुड्स और सर्विसेज है लेकिन हम सभी को नहीं ले सकते। हम एज्यूम करके चलते हैं कि 2 गुड्स हैं जो हम बना सकते हैं किसी गिवन टाइम में, और उसके लिए जो हमारे रिसोर्सेज हैं उनको देखेंगे। जो रिसोर्सेज हैं उनसे सिर्फ 2 गुड्स ही बन सकती है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी बाउंड्री और फ्रंटर। तो इसी को ही हम क्या कह सकते हैं, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी बाउंड्री। इट शोज द लिमिट ऑफ व्हाट इज़ पॉसिबल टू प्रोड्यूस विद प्रेजेंट रिसोर्सेज। तो जो हमारे पास प्रेजेंट रिसोर्सेज हैं उनसे हम कितने अमाउंट में हम क्या बना सकते हैं, प्रोडक्शन कर सकते हैं। दिस कर्व इज ऑल्सो कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन लाइन और ट्रांसफॉर्मेशन कर्व, बिकॉज जो लाइन होती है उसको बोलते हैं हम ट्रांसफॉर्मेशन कर्व भी बोल देंगे ग्राफ में जो होगी, या उसको हम बोल देंगे ट्रांसफॉर्मेशन लाइन। ये आपने ध्यान रखना है, बिकॉज इट इंडिकेट्स दैट इज़ मोर ऑफ गुड्स एक्स। देखो हमने माना था, एज्यूम किया था, हमने देखा था कि 2 गुड्स ही प्रोड्यूस कर सकते हैं हम। तो अगर हमने गुड्स एक्स को ज़्यादा बनाना है, कि उसकी मोर क्वांटिटी को हमने प्रोड्यूस करना है टू बी प्रोड्यूस, देन फैक्टर विल हैव टू बी विड्रॉन। तो जो फैक्टर हैं वो विड्रॉन कर लिए जाएंगे फ्रॉम द प्रोडक्शन ऑफ गुड वाई। तो गुड्स जो वाई है उसके फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है वो विड्रॉ कर लिए जाएंगे, जिससे गुड्स वाई का जो प्रोडक्शन है वो कम हो जाएगा और एक्स का प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। एंड ट्रांसफर टू द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एक्स। तो एक्स को प्रोडक्शन ऑफ जो फैक्टर है वो क्या कर दिए जाएंगे, ट्रांसफर। इन अदर वर्ड्स गुड वाई इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू गुड एक्स, और गुड्स वाई को क्या है, ट्रांसफॉर्म कर दिए जाएंगे गुड एक्स में। अब डेफिनेशन आप देख लीजिएगा। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व सैमुअल्सन ने दी है। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इज दैट कर्व विच रिप्रेजेंट द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ अ पेयर ऑफ गुड्स और सर्विसेज दैट कैन बी प्रोड्यूस विद एन इकोनॉमी गिवन रिसोर्सेज एंड टेक्निक एज्यूमिंग दैट ऑल रिसोर्सेज आर फुली एम्प्लॉयड। तो इसमें सैमुअल्सन ने बताया कि जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है वो क्या रिप्रेजेंट करता है कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ पेयर ऑफ गुड्स, जिस उन रिसोर्सेज से हम मैक्सिमम जो गुड्स हैं, गुड्स या सर्विसेज हैं वो हम बना सकें, जो प्रोड्यूस कर सके इकोनॉमिक में, जिसमें गिवन रिसोर्सेज है, जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं उनका यूज़ करके या टेक्निक का यूज़ करके, और जिससे हमें क्या है फुली एम्प्लॉयड की सिचुएशन को हम अचीव कर सकें। तो ये हमारा क्या करता है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व की हेल्प से हम इसको देखते हैं। नेक्स्ट है एजम्पशन। क्या क्या एजम्पशंस है जब हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व बनाएंगे। द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग एजम्पशंस। फर्स्ट है फिक्स्ड क्वांटिटी ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन।
जो फिक्स क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन ऑफ फैक्टर है, ऐसा नहीं है कि उसके अगर और भी बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज लगा दे तो उसकी क्वांटिटी पता नहीं कितनी बना लेंगे हम किसी भी गुड्स की, तो उसकी जो क्वांटिटी है वो भी एक फिक्स्ड है कि इससे ज़्यादा क्वांटिटी नहीं बन सकती। एक लिमिट तक तो हम क्वांटिटी को बढ़ा सकते हैं किसी भी गुड की फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा लगा करके, लेकिन उस लिमिट के बाद अगर हम फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा लगाएंगे तो भी क्या होगा कि वो हम उस गुड्स की ज़्यादा यूनिट को प्रोड्यूस नहीं करेंगे। अमाउंट ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज फिक्स्ड, जो प्रोडक्शन है क्या है वो फिक्स्ड है। हाउ एवर दे कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन यूज टू अनदर इज सम अनटेक्स्ट एग्जाम। अगर हम किसी एक से साधन को हटाएंगे किसी गुड से तो दूसरी में उसको लगा सकते हैं। नेक्स्ट है फुलर एंड एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ द अवेलेबल रिसोर्सेज। जो हमारे रिसोर्सेज हैं हमने उनका क्या है एफिशिएंट तरीके से हम पूरा यूज़ कर रहे हैं, बिल्कुल अच्छे से अवेलेबल जो रिसोर्सेज हैं उनका हम पूरा यूज़ कर रहे हैं। ऑल अवेलेबल रिसोर्सेज इन द इकोनॉमी आर बीइंग यूटिलाइज्ड फुली एंड एफिशिएंटली। जो हमारे रिसोर्सेज हैं उनका हम क्या कर रहे हैं फुली और एफिशिएंटली तरीके से यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद है कांस्टेंट टेक्नोलॉजी। जो टेक्नोलॉजी है वो क्या है कांस्टेंट है। टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन रिमेन्स कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब स्थिर है, फिक्स है। देयर इज़ नो चेंज इन इट, इसमें कोई भी चेंज नहीं किया जा सकता। टू गुड्स, और हम ये एज्यूम करके चलते हैं कि इसलिए हम टू गुड्स को लेके चलते हैं। अगर हमने ज़्यादा गुड्स को ले लिया तो ये हमारे लिए कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, तो इसको हम अच्छे से नहीं समझ पाएंगे। तो सिंप्लीफाई करने के लिए द स्टडी को इट इज़ एज्यूम दैट ओनली टू गुड्स और टू सेट्स ऑफ गुड्स आर टू बी प्रोड्यूस्ड इन द इकोनॉमी। इकोनॉमी ने की सिर्फ क्या है टू गुड्स ऑफ का ही प्रोड्यूस्ड करना है। लाइक वीट एंड क्लॉथ, वीट एंड क्लॉथ को ले लिया, और कैपिटल गुड्स ऑफ कंज्यूमर गुड्स, या फिर कैपिटल गुड्स और कंज्यूमर गुड्स ले लेंगे। अब हमें एक एग्जाम्पल दे रखा है, देखो मैं आपको रीड करके बताती हूँ। सपोजिंग एन इकोनॉमी डिसाइड टू प्रोड्यूस ओनली टू गुड्स। सपोज हम ये करते हैं कि इकोनॉमी ने क्या डिसाइड किया है टू गुड्स को बनाना है, नेमली वीट एंड क्लॉथ, सिर्फ वीट और क्लॉथ को। वैसे तो देखो इकोनॉमी है जो उसने बहुत सारे गुड्स को बनाना होता है, लेकिन हम एज्यूम करके चलते हैं कि सिर्फ टू ही गुड्स बनानी है विद इट्स अवेलेबल रिसोर्सेज। जो उसके पास रिसोर्सेज है उससे सिर्फ टू ही गुड्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। एंड गिवन टेक्नोलॉजी इफ़ ऑल द रिसोर्सेज आर यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ वीट। अगर हम सारे के सारे जो प्रोडक्शन हम वीट का करेंगे अलोन देन 100 लाख टन्स ऑफ वीट, तो हम किसका 100 लाख टन वीट का हम प्रोडक्शन कर लेंगे, कैन बी प्रोड्यूस कर सकते हैं। ऑन द अदर हैंड इफ़ ऑल द रिसोर्सेज आर यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ क्लॉथ, अगर हम सारे के सारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्लॉथ में लगाएंगे, क्लॉथ हम बना रहे हैं, देन 4000 बॉल्स ऑफ क्लॉथ, तो 4000 बॉल्स है वो क्या होंगे क्लॉथ के बन जाएंगे, कैन बी प्रोड्यूस कर सकते हैं। इफ़ द इकोनॉमी प्रोड्यूस बोथ द गुड्स देन विद इन दीज लिमिट्स वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स कैन बी प्रोड्यूस। अगर हम चाहते हैं कि दोनों गुड्स को प्रोड्यूस करना चाहते हैं कि कुछ वो हो जाए, कुछ क्लॉथ और कुछ वीट, तो हमें उनका कॉम्बिनेशन देखना होगा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का कि कितने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन वीट में लगाए, कितने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या किसमें क्लॉथ में लगाए। टेबल 1 shows different possibility of production wheat and cloth, it is called production possibility curve। तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या बताता है हमें कि कितने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन वीट के लिए लगाए, और कि मतलब ये हमें ये बताता है कि जो हमारे पास फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं, उनको हमने जो गुड्स को प्रोड्यूस करना है उनके लिए हमें ये अल्टरनेटिव यूज़ बताता है कि इतने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लगाने से इतना प्रोडक्शन हो जाएगा, अगर इसमें इतने रिसोर्सेज लगाएंगे तो इतना प्रोडक्शन हो जाएगा। अब देखो टेबल 1 क्या शो करती है, हमें देखेंगे टेबल 1 में देखो वीट है और एक क्लॉथ है, हम टू ही गुड्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं। अगर हम सारे के सारे क्या लगाते हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन उसमें लगा लेते हैं वीट में, तो वीट का तो कितना 100 लाख टन हमारा प्रोडक्शन हो जाएगा। उस सिचुएशन में क्या है क्लॉथ का प्रोडक्शन कितना होगा 0 होगा। अगर हम क्या करते हैं कि 90 लाख टन है वो हम किसका गुड्स वीट का प्रोड्यूस कर लेते हैं, तो क्या होगा कि हमारी जो एक 1000 बॉल्स होंगी, ये 1000 में दे रखा है और ये लैक्स में दे रखा है, तो 1000 जो बॉल्स हैं वो क्या होंगी क्लॉथ की प्रोड्यूस हम कर लेंगे। अगर हम 70 लाख टन किसका वीट का प्रोडक्शन करते हैं तो इससे हमारा क्या होगा 2000 बॉल्स हैं क्लॉथ की प्रोड्यूस कर लेंगे। अगर हम 40 लाख टन हम प्रोड्यूस करना चाहते हैं तो हमें जिससे क्लॉथ का कितना हो जाएगा 3000 बॉल्स हमारी हम बना सकते हैं।
अगर हम सारे के सारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्लॉथ में लगा देते हैं तो तो उस सिचुएशन में वीट है जो उसका क्या होगा, सिर्फ जीरो, उसका कोई भी प्रोडक्शन नहीं होगा, उस सिचुएशन में वो ज़ीरो होगा वीट का प्रोडक्शन। तो ये शेड्यूल हमें बताता है कि अगर हमें एक चीज़ किसी दो गुड्स को हम बना सकते हैं और दो में से अगर हम एक का प्रोडक्शन ज़्यादा करना चाहते हैं तो दूसरे का प्रोडक्शन वो कम हो जाएगा, अगर एक दूसरे के प्रोडक्शन को बढ़ाना चाहते हैं तो पहले का क्या होगा, कम हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं हमने देखा है कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी शेड्यूल क्या होता है, उसका मीनिंग देखा है। अब हम इसको ग्राफ में देखेंगे। ग्राफ में देखो हमने ओ वाई एक्स पर क्या हमने लिया है, हमने ओ वाई एक्स पर लिया है वीट को जो किस में है, लैक टन्स में है, और ओ एक्स टन पर लिया है हमने क्लॉथ का कि इसमें 1000 बेल्स में लिया है। अब हम देखो अगर ये हमने 100 प्रोडक्शन किसका किया है हमने वीट का, तो उस सिचुएशन में क्या है कि जो हमारे क्लॉथ है, क्लॉथ का प्रोडक्शन क्या है, ज़ीरो है। अगर हम 90 प्रोडक्शन करते हैं वीट का तो उस सिचुएशन में हमारा क्लॉथ कितना होगा, 1000 बेल्स होंगी। अगर हम किसका, गेहूं का 70 टन्स 70 लाख टन्स किसका करते हैं, गेहूं का प्रोडक्शन करते हैं, तो उस सिचुएशन में हमारा 2000 बेल्स हैं वो क्या होंगे, क्लॉथ की प्रोड्यूस कर लेंगे। अगर हम 40 करते हैं गेहूं का प्रोडक्शन तो उस सिचुएशन में 3000 बेल्स है वो हम इसकी क्लॉथ की प्रोड्यूस कर लेंगे। तो अब हम इस कर्व को इस प्रकार इन पॉइंट से मिलाते हुए चलेंगे। तो अगर हम सारा का सारा किसमें, अगर हम 4 यूनिट्स किसकी 4000 बेल्स किसकी क्लॉथ की प्रोड्यूस करना चाहते हैं तो उस सिचुएशन में क्या होगा, जो वेट है उसका प्रोडक्शन ज़ीरो होगा। तो देखो उस सिचुएशन में वीट का जो प्रोडक्शन है वो बिल्कुल ज़ीरो है, क्योंकि वीट का कोई भी प्रोडक्शन नहीं दिखाया हुआ इस सिचुएशन में, ये 4 पे है तो ये ज़ीरो है देखो। तो इस पॉइंट्स को मिलाते हुए हम एक कर्व खींचेंगे, तो इस कर्व को हम बोलते हैं, ये कर्व है ये ही हमारा क्या है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। इस कर्व को हम बोलते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। और जो शेड्यूल है जो हमने टेबल 1 देखी थी, जब शेड्यूल में इसको शो किए बताया जाए या दिखाया जाए तो उसको बोलते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी शेड्यूल। तो ये कर्व है और इसके अंदर जो जी पॉइंट दिखाया हुआ है, इस जी पॉइंट का मतलब ये जी पॉइंट ऐसा नहीं है कि सिर्फ यहीं पे, हम इसको यहाँ पर भी शो कर सकते हैं, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। यानी कि इस जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के जो अंदर का जो हिस्सा है, अगर हम उसमें कहीं पर भी ये पॉइंट को शो करेंगे तो इसका मतलब है इनएफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो इसका मतलब है कि जो हमारे रिसोर्सेज हैं उनका अच्छे से यूज़ नहीं हुआ, इनएफिशिएंट तरीके से उनका हमने यूज़ किया है। और ये हमारा जब ये लाइन है जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है, ये लाइन वो लाइन होती है जो हमारे रिसोर्सेज हैं, उन रिसोर्सेज को हम क्या है जब उनका अच्छे से यूज़ कर ले, एफिशिएंट तरीके से यूज़ कर लें, तो उस सिचुएशन में ये कर्व हमारा बनता है। तो उसके इस कर्व के अंदर अगर हम कोई भी पॉइंट बनाएंगे या कोई भी पॉइंट होगा तो वो होगा कि वो ये शो करेगा कि इनएफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज है। अगर उस कर्व के बाहर हम कोई भी पॉइंट देखते हैं, तो जैसे यहाँ पर है, यहाँ पर कहीं पर भी हम पॉइंट ले लेते हैं तो अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन ऑफ आउटपुट। तो ये अनअटेनेबल है, ऐसा कॉम्बिनेशन जिसको हम अटेन नहीं कर सकते, तो वो ऐसा कॉम्बिनेशन है, क्योंकि उससे बाहर तो हमारे पास रिसोर्सेज ही नहीं है कि हम और प्रोडक्शन कर सकें। तो हमने जितने भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन थे उनका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करके ही ये कर्व बनाया है। उससे बाहर को जो कर्व अगर हम कोई भी पॉइंट लेते हैं तो उसको बोलेंगे हम अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन ऑफ आउटपुट। अगर हम अंदर उस कर्व के कोई भी पॉइंट लेंगे तो उसको बोलेंगे इनएफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। यही आपको इसमें एक्सप्लेन किया हुआ है, आप इसको रीड कर लीजिएगा। आपने सिर्फ यहीं तक करना है, नेक्स्ट टॉपिक में फिर हम आगे करेंगे।